हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए उनके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? पार्ट नंबर 2 पढ़ा है। पार्ट नंबर 2 में आपने पढ़ा है परमाणु संरचना के बारे में ना, कि परमाणु किससे बना है, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुओं का जो है ध्यान दे त्रिज्या निकालने का फार्मूला, वेग निकालने का फार्मूला, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या है कि किस कक्षा की त्रिज्या कितनी है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना होगा, उन सब का फार्मूला लिखा है आपने। और आपने क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ा है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ लिया है पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत ही आवश्यक होते हैं जानकारी के दृष्टिकोण से। अभी आप पढ़ेंगे किसके बारे में? पार्ट 3 के बारे में, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा आवर्त सारणी के बारे में, पीरियोडिक टेबल। और आपको आवर्त सारणी जो कि ध्यान दिया, जो कि मॉडर्न में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं आप, उसका विकास कैसे हुआ, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आप। हालांकि आपको मेन तो वही जानना है, मेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आधुनिक में पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मुख्य रूप से उसी पर ध्यान देना है। लेकिन उसका इतिहास थोड़ा पढ़ेंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये लिख लें कि ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए पार्ट 3 का लेक्चर नंबर 1 कहते हैं, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1, लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 3 का नाम क्या है? पार्ट 3 का नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। जानते हैं आवर्तिता क्या है? आवर्तिता का मतलब आपने सुना होगा कक्षा 10 में। आवर्तिता का मतलब है गुणधर्मों का बार बार रिपीट होना। समान गुणधर्म अगर बार बार दोहराता, रिवाइज हो, रिपीट कहिए आप, रिपीट होता है, उसी को क्या कहा जाता है? आवर्तिता, जिसके विषय में पढ़ेंगे आप। और ये क्या है? तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का बांटना। वर्गीकरण का मतलब है तत्वों को बांटना। तत्वों का वर्गीकरण क्या है? तत्वों को उन गुणधर्मों में समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण क्या है भाई? कि तत्वों, पहला हेडिंग यही होगा आपका, तत्वों का वर्गीकरण क्या होगा भाई? कि तत्वों को गुणधर्मों में समानता एवं असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद ध्यान दिया, ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद जानते हैं आप, इसमें पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण का विभिन्न प्रयास, कि कौन कौन सा प्रयास किया गया तत्वों को बांटने का प्रयास। ठीक है, तो तत्वों को बांटने का जो सबसे पहला प्रयास किया था, किसने किया था? लेवोजियर, कह सकते हैं ना, हाँ, लेवोजियर। ठीक है, इसको बोलते हैं लेवोजियर का वर्गीकरण। ध्यान दें, लेवोजियर का वर्गीकरण। लेवोजियर अंग्रेजी क्या होता है? लेवोजियर, लेवोजियर होता है ना, लेवोजियर क्लासिफिकेशन, जिसको अपनी भाषा में आप लेवासिये कहते हैं, वो लेवोजियर है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? लेवोजियर के बाद आप जानते पढ़ेंगे डाबे-राइनर के ट्रिक के बारे में, कि जो है तत्वों के वर्गीकरण की कौन कौन से मतलब प्रयास हैं। सबसे पहला प्रयास ये लेवोजियर का था। उसके बाद डाबे-राइनर ने ट्रिक में बांटने का प्रयास किया, डाबे-राइनर। इसके बाद न्यूलैंड ने बांटने का प्रयास किया। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? मेंडलीफ। नहीं, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एक और, लूथर मेयर। लूथर मेयर, आपने जो है कक्षा 10 में लूथर मेयर के बारे में नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है केवल डाबे-राइनर के बारे में, न्यूलैंड्स के बारे में और मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ के बाद आपने जो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद आपने क्या पढ़ा है? संशोधित आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन करके एक संशोधित आवर्त सारणी बनाई गई। उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो लिखिए पहला हेडिंग आप,
तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण। देखिए आप लोग, गुणधर्मों में, गुणधर्मों में समानता, गुणधर्मों में समानता एवं असमानता, गुणधर्मों में समानता एवं असमानता के आधार पर, के आधार पर तत्वों को, के आधार पर तत्वों को अलग अलग, अलग अलग समूहों में, अलग अलग समूहों में बांटने की प्रक्रिया को, बांटने की प्रक्रिया को तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कहा जाता है। नीचे लिखिए, तत्वों के वर्गीकरण का, तत्वों के वर्गीकरण का निम्न प्रयास किया गया। निम्न प्रयास किया गया। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे आप? लेवोजियर का वर्गीकरण। हाँ, हेडिंग कर लें आप, लेवोजियर का वर्गीकरण। लेवोजियर का वर्गीकरण। लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन, लेवोजियर कह दीजिए, लेवोजियर्स क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ लेवोजियर। हो गया ना? लिखिए, लेवोजियर ने, लेवोजियर ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों को, अपने समय तक ज्ञात तत्वों को उनके भौतिक, उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया या बांटा भी कह सकते। ध्यान दीजिए आप, लेवोजियर ने क्या किया, इनके समय में जो भी तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों में दो ही विशेषता भी, ठीक ये इनका सही भी था। इन्होंने क्या किया कि अपने समय तक जो भी तत्व ज्ञात थे उनको देखा, उनमें देखा कि दो ही प्रॉपर्टी है, एक धातु एक अधातु, दो ही तत्व थे, धातु और अधातु। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया, तत्वों को धातु और अधातु में बांटा। और किसके आधार पर? उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर। भौतिक गुणधर्म जानते हैं कि क्या ठोस, पढ़ा है ना आपने, कि धातुएं किस अवस्था में होती है, धातुएं किस अवस्था में होती है, सब पढ़ा है आपने। धातुएं सामान्य केस में क्या होती है, एक बार सुन सकते हैं आप। अगर मैं बात करूं भौतिक अवस्था की,
या किस अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं? तो धातुएं आप बोलते हैं सामान्य केस में ठोस होती हैं, अधातुएं सामान्य केस में क्या होती हैं? द्रव या द्रव नहीं होती है, लिखा भी गया कई किताबों में। और धातुएं ध्यान दिया, अधातु या तो ठोस होती हैं, या तो द्रव हो सकती हैं, या तो गैस हो सकती हैं। द्रव अधातु का एग्जाम्पल है पारा, पारा नहीं, ब्रोमीन। द्रव अधातु का एग्जाम्पल क्या है? ब्रोमीन है। और द्रव धातु का एग्जाम्पल क्या है? पारा। इसके बाद कठोरता है कि धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं सॉफ्ट होती हैं। ये सब आपने पढ़ा है यार। चमक किसमें ज्यादा होता है ना? धातुओं में चमक होता है, धातुओं में चमक नहीं होता है। तन्यता गुण धातुओं में ज्यादा पाया जाता है, धातुओं में नहीं होता है। और धातुओं में भी तन्यता का गुण ज्यादा, धातुओं में भी जो सोना होता है उसमें तन्यता का गुण ज्यादा होता है। ये सब आपने सब पढ़ा है। तो इसी आधार पर इन्होंने जो है धातु अधातु को धातु और अधातु में बांटा था तत्वों को, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर बांटा था धातु अधातु में। लेकिन इन्होंने देखो उस समय तक ठीक था, लेकिन बाद में जब अधातुओं की चर्चा खोज हुई तो इन्होंने उसकी चर्चा नहीं की। वास्तव में तत्व तीन टाइप के होते हैं, धातु अधातु उपधातु, लेकिन इन्होंने उपधातु की चर्चा नहीं की, इसीलिए इनको फ्लॉप कर दिया गया। इनको फ्लॉप कर, अमान्य कर दिया गया कह सकते हैं। नीचे लिखे देखो, लेवोजियर ने उपधातुओं के विषय में कोई चर्चा नहीं की। इसीलिए तत्वों के लिखिए इस प्रकार के वर्गीकरण को, तत्वों के इस प्रकार के वर्गीकरण को अमान्य कर दिया गया। इस प्रकार के वर्गीकरण को अमान्य कर दिया गया। तो समझ पा रहे हैं आप लोग ना भाई, कि लेवोजियर ने धातु अधातु में बांटा, उपधातु की चर्चा नहीं की, इसलिए इनको फ्लॉप कर दिया गया। उपधातु का एग्जाम्पल जानते हैं ना आप लोग? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब उपधातु के एग्जाम्पल है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, ये सब जो है टेल्यूरियम वगैरह, ये सब उपधातु के एग्जाम्पल है। अब अगला प्रयास किसका था? अगला था डॉबेराइनर का त्रिक। डॉबेराइनर का त्रिक। लिखिए डॉबेराइनर्स क्या कर रहा है? डॉबेराइनर्स राइट्स, डॉबेराइनर का त्रिक। अच्छा एक बार समझ ले तो आप लिखिए आराम से। देखो डॉबेराइनर ने क्या किया पता है? डॉबेराइनर ने क्या किया, इनका जो सिद्धांत दिया गया था, ये सिद्धांत करीब 1829 का है। सन थोड़ा जानते रहो और क्या है, 1829 का है बताया था इन्होंने। सन को देखो, आपको इस सन वगैरह थोड़ी याद रखना है, आपको बस जानना है कि सिद्धांत में क्या बताया गया, इतिहास में क्या बताया गया, बस मतलब ये तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास है। इसमें क्या बताया गया, इसमें क्या बताया गया, इसके बाद क्या बताया गया। ज्यादा फोकस तो आपको आधुनिक वाले पे करना है। हाँ देखो, डॉबेराइनर ने क्या बताया पता है? डॉबेराइनर ने कहा मतलब कैसे बांटा। डॉबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों के कुछ समूहों को चुना। तीन तत्वों के ग्रुप को चुना जिनके प्रॉपर्टी आपस में समान हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम होता है, इन सब की प्रॉपर्टी आपस में समान होती है। तो इनको मतलब तीन तीन तत्वों के, ध्यान दें,
तीन तीन तत्वों के ग्रुप को चुना, लेकिन ऐसे तत्व लिखे, ऐसे तत्वों को चुना जिनके प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो, समान। या आप ऐसे कहो कि इन्होंने क्या किया, समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों के समूहों को चुना और उनको त्रिक नाम दिया, त्रिक नाम दिया। एक ये था। एक और एग्जांपल देखें, एक है आपका कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम है। एक है फ्लोरीन, नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जानते हैं इसका द्रव्यमान क्या होता है? मैं बता दूं। हाँ, इन्होंने ऐसे त्रिक चुन लिया, ये त्रिक है आपकी, ये डॉबे राइनर के त्रिक है। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्होंने बताया कि जब जो त्रिक के तत्व हैं, अगर उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, त्रिक के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान, हाँ, जो किनारे किनारे वाले दोनों परमाणु हैं, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत कहो या लगभग आधा भी कह सकते हैं। औसत का मतलब वही जोड़ के बटा दो कर देंगे। लगभग औसत कहें चाहे लगभग आधा होता है। तो देखो इसका एग्जांपल्स देख लें। जैसे मान लो लिथियम का द्रव्यमान 7 हो, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है। इन दोनों का द्रव्यमान जोड़ दें आप, 7 + 39 बटा 2, 46 बटा 2, क्या आ जाएगा, 23। हमने इसे बताया था कि बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान होगा अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत। वैसे अगर इसके द्रव्यमान की बात करें, इसका द्रव्यमान 40 होता है, इसका द्रव्यमान जानते हैं 137 होता है, और इसका होता है 88। इन दोनों को जोड़ के आएगा, इनका आएगा 40 + 37 कितना आएगा, 137 कितना आएगा, 177 बटा 2। जानते क्या आएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 8 ये इतना आएगा, 88.5 यही आएगा ना। इसकी बात करें, क्लोरीन का 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80, इसका जानते हैं 127 होता है। इन दोनों का द्रव्यमान जोड़िए, आपको मिलेगा जानते हैं क्या, 2735। आपको मिल जाएगा लगभग 162.5 मिलेगा बटा 2। इसको करेंगे क्या, 81.5 नहीं, 25 आएगा, 81.25 आएगा। तो यही बताया गया था कि लगभग जो है बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान होगा इन दोनों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग जो है, ये तो एग्जैक्टली 30 आ गया है, यहाँ लगभग में आया है, यहाँ भी क्या है, लगभग में आ गया है। ठीक है, तो यही बताया गया था कि बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग आधा होता है। लिखो अच्छे, लिखिए, देखिए डाबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले, डाबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों के कुछ समूहों को चुना, और उन्हें त्रिक कहा, नीचे लिखिए, त्रिक के तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का
बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत या ब्रैकेट में लिख देंगे आधा होता है। ठीक है, ये 3 त्रिक है। इसके बाद जानते हैं, मतलब ये देखो ये 3 त्रिक था, अब ऐसे ही और लागू किया जाए। ये भी जानते रहे कि इनके समय में 30 तत्वों की खोज, अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, इनके समय में 30 तत्वों की कुल खोज हुई थी। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 3 त्रिक एग्जैक्ट ठीक ठाक है। अगर यही मैं अच्छा बताओ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका भी द्रव्यमान समान होता है। द्रव्यमान प्रॉपर्टीज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनका भी प्रॉपर्टी समान होता है। तो अगर यहां त्रिक लगाया जाए, ध्यान से, यहां त्रिक लगाया जाए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, 19 होता है, इसका 35.5 होता है, और इसका होता है 80। जोड़ो क्या आएगा, आपको मिलेगा 99/2 मिलेगा ना। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, कितना आएगा पता है, ये आएगा आपको 49.5। 49 ये कहाँ आ रहा है बताइए। और बात कर लें, अगर आप ऐसे एक ठोक लगा लो, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, जानते हैं इसका क्या होता है, इसका 14 होता है, इसका 31 होता है, इसका जानते हैं इसका होता है 74। कितना होता है, इसका द्रव्यमान 74 होता है। दोनों का जोड़ कितना आएगा, 88 आ जाएगा। 88/2 ये कितना आएगा, 44। क्या आ रहा है, नहीं। तो इसी वजह से इसको फ्लॉप किया गया था कि ये केवल जो है 3 त्रिक, अपने समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही बता सका। उसके बाद त्रिक लगाइए, त्रिक का सिद्धांत लगाइए, तो ये जो है लागू नहीं होता है। आप इसको छाप ले फटाफट, इसको भी छाप लीजिएगा। हालांकि ये त्रिक नहीं है, जानते रहो ये त्रिक नहीं है। ठीक है, छाप लीजिए। ये हो गया ना। देखिए कमियां कह सकते हैं, लिखो कमियां। हाँ लिखो, बता रहे। हाँ, डाबेर की कमियां लिख लो। लिखो, डावे राइनर ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों ब्रैकेट लिख सकते हैं 30 तत्व ना, 30 तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। इसीलिए तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत करने की वर्गीकृत करने की इस विधि को, इस प्रक्रम को भी कह सकते हैं, अमान्य कर दिया गया। अमान्य कर दिया गया। तो भाई केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इस वजह से इनको क्या कर दिया गया, अमान्य। ठीक है, अब अगला लिखिए आप, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। इसमें केवल आपको जानकारी लेनी है, बस कुछ नहीं करना है। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत,
अष्टक। न्यूलैंड्स का, सुनो ध्यान से आप लोग, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स या ऑक्टेव थियरी कह सकते हैं। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कह सकते हैं ना। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कह सकते हैं। ये दिया गया था 1865 में। ठीक है, 1865। लिखिए, देखो न्यूलैंड्स ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों को ब्रैकेट में 56, न्यूलैंड्स ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों, ब्रैकेट में 56 तत्व लिख दीजिए, 56 तत्व को परमाणु द्रव्यमान की बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, अपने पहले तत्व के गुणधर्म के ठीक उसी प्रकार समान होता है, जिस प्रकार संगीत के सुरों में प्रत्येक 8वां सुर को अंग्रेजी में बोलते हैं नोड्स। ठीक है, जिस प्रकार प्रत्येक 8वां सुर अपने, नहीं संगीत के शुरू में लिखा था ना, संगीत के शुरू में प्रत्येक 8वां सुर अपने पहले सुर के समान होता है। अपने पहले सुर के क्या होता है, समान होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग, न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, सब नहीं जानना है आपको, सिद्धांत मुख्य रूप से जानना है। ठीक है, देखो न्यूलैंड्स ने क्या किया, जो है इन्होंने ना तत्वों को जो है संगीत के क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, और इनका संगीत का क्रम अलग था। ठीक है, हाँ, इनका अलग संगीत, मतलब जैसे संगीत में 8 सुर यहाँ है ना, 7 सुर हैं, 7 सुर, वैसे उनमें भी होता है, इंग्लैंड वगैरह में भी वही हाल होता है, लेकिन उनका सुर अलग था। ठीक है, तो हम लोग जो है अपने तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हाँ, कि जिस प्रकार संगीत के सुर होते हैं, जानते हैं, सारे गामा पा धा नी, इसके बाद फिर सा आता है। ठीक है, ध्यान दिया, सुनो ध्यान से, जिस प्रकार आप संगीत के सुर जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद फिर सा आता है, फिर चलेगा ऐसे ही, सारे गामा पा धा नी सा, फिर ऐसे आएगा। तो आप क्या देखेंगे, सुनो ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ सा फिर आएगा,
तो ये 8वां सूर होगा, गिन लो, गिन के आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद फिर रे आएगा, ये भी 8वां होगा। ये दोनों एक दूसरे के 8वें रहेंगे, ये पहला ये 8वां रहेगा। फिर गा आएगा, तो उसमें क्या होगा कि हर 8वां सुर अपने पहले सुर के क्या हो रहा है, समान। ठीक है। इन्होंने बता दिया कि जैसे संगीत के सुरों में हर 8वां सुर जो है अपने पहले सुर के समान, और भी इसी से तो बनता है वो अपना ट्यून्स वगैरह इसी से बनते हैं। लेकिन 7 सुर जानते हो, ये 7 सुर हैं। ठीक है, सारे गामा पाधा नी, इसके बाद फिर सारे गामा से आएगा, मान लो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये एक दूसरे के 8वें रिलेशन है। ये पहला है 8वां है, ये पहला है क्या है, 8वां है। तो जो पहला और 8वां सुर आपस में समान हो रहा है, या 8वां और पहला सुर आपस में समान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर आप तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखो, व्यवस्थित करो, तो उसमें क्या होगा, हर 8वां सुर क्या होगा, अपने पहले सुर के क्या होगा, समान। अरे हर 8वें तत्व का गुणधर्म अपने पहले तत्व के गुणधर्म के क्या रहेगा, समान। तो आप व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन, इनके समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन, इसके बाद नियान आएगा, लेकिन उसकी खोज नहीं हुई है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद क्या आएगा, आर्गन नहीं लिखना है। इनके समय में अक्रिय गैसों की खोज, ये भी लिखाऊंगा, कमी है, इनके समय में अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की खोज नहीं हुई थी इनके समय में। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं लिखेंगे आप, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान, कार्बन ना, बोरान ये कार्बन इधर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद फ्लोरीन, इसके बाद नियान नहीं लिखना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आ गया, आर्गन नहीं लिखना है। हाँ, पोटेशियम, कैल्शियम, हालांकि सुने ध्यान से। हाँ, इसके बाद स्कैंडियम आएगा। तो देखो एल्यूमिनियम और स्कैंडियम के प्रॉपर्टी समान नहीं होते। एल्यूमिनियम और पोटेशियम जो होता है ना, ये स्कैंडियम और एल्यूमिनियम ये समान नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का होता है, ये डी ब्लॉक का है। अभी आप पढ़ेंगे और आपने 10वीं में पढ़ के भी आया कि जो स्कैंडियम है, जान लो स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है। कहां से प्रॉपर्टी सेम हो जाएगा, इनका प्रॉपर्टी सेम है, ये एस ब्लॉक के, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक ही ब्लॉक के हैं, इनका प्रॉपर्टी आपस में समान है। और ये एक दूसरे का मतलब अगर आप देखेंगे ना, ये पहला है तो ये 8वां रहेगा, गिन के ये 8वां रहेगा, ये पहला है, ये 8वां रहेगा। तो ये जो इनका नियम होता है, तत्वों को अष्टक में बांटने का जो है नियम, सिद्धांत है, ये केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके बाद लागू नहीं होता है, इसके बाद इसको ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लें आप लोग। ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा जानते रहो कि इनके समय में जो है अक्रिय तत्वों जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की खोज नहीं हुई थी। इसकी कमियां देखो, कमियां देखो, ये बता रहा है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम के बाद जो है प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है अपने पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होता है। ठीक है, हाँ, कैल्शियम के बाद जो है प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म अपने पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होता है। इसके बाद मान लो वहां भी ठीक है। अच्छा, मान लो अगर अक्रिय गैसों की खोज हो गई तब, जैसे मान लीजिए अब अभी तक क्या देखा आपने, हाइड्रोजन, सुनो पहले, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ जाए, इसके बाद क्या है, लिथियम आ जाए, बेरिलियम आ जाए, बोरान आ जाए, कार्बन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, कितना तो 2 2 4 2 6 7 ना, इसके बाद ऑक्सीजन आ जाए, इसके बाद फ्लोरीन आ जाए। सुनो ध्यान से, वहां तक ऑक्सीजन तक था, याद कर लिया आपने, फ्लोरीन आ जाए, और फिर आ जाए नियान भी आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए। हाँ, नहीं, 8 हमको नहीं देखना, हमको प्रॉपर्टी देखना है। एच और एफ का प्रॉपर्टी सेम होता है, मतलब सिमिलरिटी होती है। अच्छा बताओ, लिथियम के नीचे सोडियम कैसे आएगा, वैसे ही आएगा, जब वो वहां करेंगे तभी आ पाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें।
बस देखो ऑक्सीजन तक वहां रखा था आपने, ये एच को हटाकर आपने रखा था हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा रखा था आपने। बीच में हीलियम भी रखो, बस उतना रखो, उतना मेंटेन करें आप। बस बीच बीच में हाँ आखिरी गैसों को रख दें आप। तो ये फ्लोरीन, नियान, सोडियम, सोडियम क्या है, इसके बाद मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इसके बाद क्या है, क्लोरीन है, इसके बाद आर्गन है, इसके बाद पोटेशियम। अच्छा बताओ, क्या ये एक दूसरे का 8वां तत्व है? अब 9वां हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 9वां हो जाएगा। तो अष्टक सिद्धांत तो फ्लॉप हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर अक्रिय गैसों की बाद में खोज हुई है, रख दिया जाए, तो रखने के बाद क्या होगा? क्या ये और ये एक दूसरे के 8वां तत्व होंगे? नहीं होगा, 9वां हो जाएगा। तो यही बता रहा है कि कह सकते हैं ना, अक्रिय तत्वों की खोज हो जाने के पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म अपने पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होता, बल्कि 9वें तत्व का होता है। 9वां तत्व है ना ये। तो अष्टक सिद्धांत फ्लॉप हो गया, 8वें की बात नहीं कर रहा। तो इस प्रकार इसको फ्लॉप कर दिया गया। ठीक है, बोल सकते हैं ना, समान होता है, इस प्रकार लिख सकते हैं ना, इस प्रकार इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? अमान्य। इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आप एक नया सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लूथर मेयर का सिद्धांत। ठीक है, उसको आप अगले वीडियो में पढ़िए। लूथर मेयर का सिद्धांत, उसको पढ़ाने के बाद वो देखो, लूथर मेयर का सिद्धांत में कोई कमी नहीं थी, पढ़ेंगे आप तो उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें कमी है कि बहुत टफ है, वो इतना टफ है इसलिए उसको फ्लॉप कर दिया गया। वो हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया, लूथर मेयर ने उसको जो है प्रयोग करके बनाया, वो सही है, लेकिन बहुत टफ होने की वजह से हम तत्वों को बांट क्यों रहे हैं? जानते हैं क्यों? देखो तत्व, जैसे मान लीजिए बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई, हर तत्व का ना जो गुणधर्म होती है ना, तत्वों के गुणधर्मों के ऊपर इतना खतरनाक गुणधर्म होता है कि हर तत्व के गुणधर्म के ऊपर एक किताब लिखी गई है। हर तत्व के गुणधर्म के ऊपर एक किताब, अगले तत्व के गुणधर्म के लिए अगला किताब, अगले तत्व के गुणधर्म के लिए अगला किताब। तो अगर हमको किसी तत्व का गुणधर्म जानना है तो किताब लाए, 2-4 किताब ला के पढ़ें। तत्वों के गुणधर्मों के विषय में चर्चा करनी है तो आप क्या लाए? किताब ला के पढ़ो, तब आप जाके क्लियर हो पाएंगे। हम आसान करने के लिए तत्वों को ऐसे बांट रहे हैं ताकि हम जो है साथ में 2-3 तत्वों का साथ में अध्ययन कर सके। जिनका प्रॉपर्टी समान उनको साथ में पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना है। जिनका प्रॉपर्टी समान है उनको हम एक ही साथ पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसको पढ़ लेंगे बाद में। लेकिन जो सिमिलर जो है, कह सकते हैं ना, जिन तत्वों का प्रॉपर्टी समान है उनको हम साथ में पढ़ ले रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दें, वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में हर तत्वों के गुणधर्म के लिए अलग अलग किताब लिखी गई। हाँ, वो तो बहुत टफ है हमारे लिए पढ़ना उसको, कि हर तत्व के को पढ़ना किताबों से, भाई वो उस तत्व के गुणधर्म के लिए अलग किताब, उस तत्व के गुणधर्म के लिए अलग किताब। तो ऐसे जितने तत्व उतना किताब पढ़ना पड़ेगा आपको। हम जो है स्टडी में पढ़ने में सुविधा या पढ़ने में आसानी के लिए तत्वों को बांट रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो सके। उसने तो और हार्ड कर दिया है, लूथर मेयर ने बनाया है, उसको पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटली सही भी है, लेकिन बहुत टफ होने की वजह से जो है उसको उसको फ्लॉप कर दिया गया, जो कि आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए।